हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, जो बच्चे बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का यह मेरा सेशन बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि बिहार स्टेट में जो उर्दू का पेपर होने वाला है वो बिहार टेक्स्ट बुक जो होता है स्टेट लेवल का, या कह सकते हैं बिहार की जो दरसी किताबें हैं उर्दू की, उसको आज मैं उन्वान बनाकर उसके सवालात आपको हल कराऊंगा। तो आज का ये मेरा सेशन जो है दरख्शां नवी जमात का है। आज हम दो सबक को हल करेंगे जो कि बहुत ही ख़ास होने वाले हैं। तो पहला जो आज मेरा है पहला लेसन वो है सैयद मोहम्मद हसनैन का हीरो, जो कि एक तरह का इंशाइया है। तो इंशाइया पूरे हीरो का जो पूरा इंशाइया है उसे मैं नहीं लिया हूँ, बल्कि जो इसके राइटर हैं सैयद मोहम्मद हसनैन, उनके बारे में मैं पूरी मालूमात आपको दूंगा। और फर्दर आप हीरो इंशाइया जो है वो किताब आप रख के अपने पास बैठिएगा, ताकि जो उससे क्वेश्चन आंसर कराया जाए आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो चलिए सैयद मोहम्मद हसनैन के बारे में देखते हैं कि उनकी तारीख़ क्या है, क्योंकि सवाल अव्वलन आपका यहीं से बनेगा। और ये श्योर है कि बिहार स्टेट में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इसी टेक्स्ट बुक से ही बनेंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं बनना है। तो क्यों ना हो हम उन्हीं को पढ़ें जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो सैयद मोहम्मद हसनैन के लाइफ बैकग्राउंड को पढ़ते हैं ताकि यहाँ से जितने भी सवाल बने वो हल हो सके आसानी से। तो देखते हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन 2 अक्टूबर 1920 को पटना में पैदा हुए। सिलसिला नसब खानवादे इमाम ताज फ़कीह से मिलता है। राजा राम मोहन राय सेमजी स्कूल से मैट्रिक और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 में एमए उर्दू का इम्तिहान पास किया। तो दोस्तों, अव्वल आपसे पूछेगा कि सैयद मोहम्मद हसनैन कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1920 को पटना में। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। सब्जेक्टिव के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हल करते चलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और राजा राम मोहन राय कहाँ पे ये अपनी मैट्रिक की तालीम हासिल किए थे? राजा राम मोहन राय सेमजी स्कूल से मैट्रिक और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 में एमए उर्दू का इम्तिहान पास किया। 1956 में बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके रियासत बिहार में उर्दू के पहले पीएचडी डिग्री लेने का इम्तियाज़ हासिल हुआ। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बिहार यूनिवर्सिटी से सबसे पहले डिग्री होल्डर कौन हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटी के सबसे पहले डिग्री होल्डर सैयद मोहम्मद हसनैन हैं। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि ये बिहार का पेपर है और बिहार में इन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 1968 से 1985 तक मगध यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में सदर शोबे की हैसियत से काम करते रहे। तो ये उर्दू डिपार्टमेंट के यहाँ पे टीचर्स भी रह चुके हैं, या उर्दू डिपार्टमेंट में जो मगध यूनिवर्सिटी में वहाँ काम भी कर चुके हैं। इस दौरान कसरत से इल्मी व अदबी मकालात हिंदो पाक के मुख्तलिफ सालों में शाये हुए। तो इन्होंने हिंदो पाक के दरमियान, चूँकि उस टाइम पे बंटवारा हो चुका था, तो हिंदो पाक का आपस में जो रिश्ता था वहाँ के, उसके लिए जो मकाले होते थे, अदबी मकाले या रिसाला होता था, तो उसमें इनका उन्वान शाया होता था। मगर जिस काम ने उन्हें शोहरत और मकबूलियत अता की वो सिनफ़ इंशाइया निगारी के सिलसिले में लिखी गई उनकी किताब है। ये किताब सिनफ़ इंशाइया और चंद इंशाइये के नाम से पहली बार 1958 में शाया हुई। तो उनकी एक किताब कौन सी? सिनफ़ इंशाइया और चंद इंशाइया कब शाया हुई थी? 1958 में। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ से सवाल बन सकता है कि सिनफ़ इंशाइया और चंद इंशाइये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कब शाया हुई, सैयद मोहम्मद हुसैन की कब शाया हुई? तो वो आपका 1958 में शाया हुई। और इसका छठा तरमीम शुदा एडिशन इंशाइया और इंशाइये के ज़ेर उन्वान 1997 में मंजर आम पर आया। और इसी के मातहत, यानी ये जो आपका है सिनफ़ इंशाइया और चंद इंशाइये, इसी के ज़ेर उन्वान यूँ कह सकते हैं कि सब टॉपिक के तौर पे ये फिर रीशेड्यूल हुआ या इसको पब्लिश किया गया 1997 में। इस किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लेकर शफ़ीक़ा फ़रहत तक कुल 27 इंशाइया निगारों के मज़ामीन शामिल हैं। ये एक तरह का इतना ज़ख़ीम था कि इसमें 27 इंशाइये इसमें शामिल हो गई थी। एक मज़मून हा मीम असलम आज़िमाबादी के नाम से ख़ुद सैयद मोहम्मद हसनैन का भी है, यानी हा मीम के नाम से इनका ख़ुद एक अपना मज़मून है। वो इब्तिदा
में इसी नाम से मज़ामीन लिखा करते थे। इस किताब के अलावा उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी हैं और कुछ मुफीद ख़ास नंबर निकाले हैं। हसनैन साहब मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद पटना में रहने लगे थे, मगर अपने बेटों और बेटियों के घर दिल्ली, अलीगढ़ और कराची वगैरह आते जाते रहते थे। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपने बेटे बेटियों के घर, क्योंकि उनके बेटे और बेटियों ये दूर दराज रहते थे, एक जगह सब नहीं थे, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी अपने घर दिल्ली, अलीगढ़, कराची वगैरह आते जाते रहते थे। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान गए थे। ये सवाल बन सकता है कि सैयद मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान कब गए थे, तो आपका 1999 वहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। वहीं इंतकाल हुआ और इस्लामाबाद में मदफून हुए। इनका इंतकाल कहाँ हुआ? पाकिस्तान में। और इनका मदफन कहाँ पे है? वो आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। ये सवालात बन सकते हैं, इनको आप जहन में रखिए। आगे देखते हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन ने खाके भी लिखे हैं और तनकीदी मज़ामीन भी। इंशाइया के अलावा उनके खाके भी हैं और तनकीदी मज़ामीन भी हैं। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एक रिसाला मुशाम के नाम से निकाला था, जिसकी रिसर्च के एतबार से अहमियत थी, मगर उर्दू में लाइट इसको को इंशाइया के नाम से मुतारफ़ कराने का अहम काम ही उन्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि इंशाइया किस तरह अफसाना, मकाला या ज़रीफ़ाना मज़मून से मुख्तलिफ है। उन्होंने इंशाइया और अफसाना के दरमियान फ़र्क बताने की कोशिश की है। उनके यहाँ मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत मिलते हैं, मगर अंदाज़े बयान में ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में एक इंशाइया निगार की हैसियत से वह मारूफ़ और मकबूल रहे हैं। उनके ज़रीफ़ाना मज़ामीन का मजमूआ निशात ख़ातिर बहुत मकबूल है। तो उनका एक मज़ामीन का मजमूआ है जो कि निशात ख़ातिर है, ये बहुत ही मशहूर है। यहाँ से सवाल बन सकता है कि ये निशात ख़ातिर किसके मजमून का मजमूआ है, तो ये आपका है सैयद मोहम्मद हसनैन का। तो दोस्तों, और आप लोग अब हीरो जो इंशाइया है उसे आप पढ़ सकते हैं। ये राइटर सैयद मोहम्मद हसनैन के बारे में था, उनके पैदाइश से लेकर इंतकाल होने तक, और ख़ास बातें उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में किया। अब देखते हैं हीरो का जो है या पूरा सैयद मोहम्मद हसनैन के लाइफ से मुतालिक कितने सवालात बन सकते हैं, और आपकी किताब में जो दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब ने अच्छे काम के बारे में क्या कहा था? ये आपका हीरो जो अफसाना है, उसमें अफसाना है, उसके में इसको वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है। आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। अलिफ में बहुत से हों, बा में बहुत से हों और खूब मीठे हों, जीब में बहुत कम हो, दाल में बहुत खट्टे हों। तो सवाल नंबर 1 का जो यहाँ पे सही जवाब होगा वो आपका हो बा। ये आप यूँ समझ लीजिए कि बोर्ड के क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन श्योर है कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपको कि एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। 2 नंबर देखते हैं। हीरो कितनी तरह के होते हैं? ये आपका हीरो का जो सैयद मोहम्मद हसनैन का लिखा हुआ है, वहीं से ये भी सवाल आपका बन रहा है। तो आपके ऑप्शंस अलिफ में 2, बा में 3 और जीम में 5 और दाल में बेशुमार। तो 2 का जो सही जवाब होगा, हीरो 2 तरह के होते हैं, तो अलिफ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 3। लखनऊ के 2 बांके किस तरह सफ़र कर रहे थे? लखनऊ के 2 बांके किस तरह सफ़र कर रहे थे? तो आपके ऑप्शंस अलिफ में हवाई जहाज़, बा में बैलगाड़ी और जीम में टांगा और दाल में रेलगाड़ी। तो लखनऊ के 2 बांके जो सफ़र कर रहे थे वो रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे। तो ये दाल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल नंबर 4। सफ़र करने वाले दूसरे बांके ने कुली को क्या उठाने के लिए कहा? आपके ऑप्शंस अलिफ में अपना सामान, बा में अपनी छुरी और जीम में अपना टिकट, दाल में अपना जूता। तो सफ़र करने वाले दूसरे बांके ने कुली को क्या उठाने के लिए कहा था? वो अपना टिकट दिखाया, गोया कि एक जुमला कहा था, जो कि 4 नंबर का जीम जो है अपना टिकट। तो ये अपना टिकट का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल किया गया है। आप हीरो का जो पैराग्राफ वहाँ देखेंगे, वहाँ साफ आपको दिखेगा अपना टिकट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो ये जीम उसका
सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौसमी हीरो किस तेज़ी के साथ बढ़ता है। एक जुमला है, मौसमी हीरो किस तेज़ी के साथ बढ़ता है। ये भी आपके हीरो के मजमून से लिया गया है। अलिफ में दरख्त की तरह, बा में कद्दू करेले की लत की तरह, और जीम में गुनाह की तरह, दाल में फूलों की तरह। तो हूबहू ये भी आपका उसी में दिया हुआ है। तो 5 का बाद जो है ये सही जवाब होगा, कद्दू करेले की लत की तरह। तो दोस्तों, सैयद मोहम्मद हसनैन का जो हीरो मजमून है उससे ये कुछ सवालात बने हुए थे जो कि आपको करा दिया गया। अब देखते हैं इसी के आगे एक और मुख्तसर अफसाना है, वो कृष्णचंद्र का है। तो कृष्णचंद्र के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। फिर उनका जो एक मुख्तसर अफसाना है पूरे चाँद की रात, उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे उसे भी हम हल करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम्स में किसी तरह की दिक्कत ना हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यूट्यूब का, आपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग वहां मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उस लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, और वहीं पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको वीडियोज़ और आपकी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ आसानी से प्रोवाइड या मुहैया कराया जा सके। तो चलिए कृष्णचंद्र के बारे में देखते हैं, और इनका जो मुख्तसर अफसाना है पूरे चाँद की रात, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। पूरे चाँद की रात जो अफसाना है उसको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप उसे अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, हम उसके क्वेश्चंस करा देंगे। तो कृष्णचंद्र के बारे में पढ़ लेते हैं। अव्वलन, कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1914 को वज़ीराबाद ज़िला गुजरानवाला पंजाब में पैदा हुए। उनके वालिद डॉक्टर गौरी शंकर भरतपुर और पूंछ कश्मीर में मेडिकल अफसर थे। तो पूछ सकता है कृष्णचंद्र कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे। तो आपका 23 नवंबर 1914 को पैदा हुए थे आपके पंजाब में। और उनके वालिद साहब क्या थे, उनके वालिद डॉक्टर गौरी शंकर भरतपुर और पूंछ कश्मीर में जो पड़ता है मेडिकल अफसर थे। कृष्णचंद्र की इब्तदाई तालीम पूंछ जम्मू कश्मीर में हुई। 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया। तो उन्होंने फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला कब लिया, 1930 में। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है। 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी ज़बान में एमए किया। तो यहाँ सवाल बन सकता है कृष्णचंद्र किस ज़बान में एमए किए और कब किए। तो आपका जवाब होगा 1934। यहाँ पे 1934 दिए हुए हैं। 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी ज़बान में उन्होंने एमए किया, और 1937 में वकालत का इम्तिहान पास किया, यानी एलएलबी कर लिए थे 1937 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने एलएलबी का इम्तिहान कब पास किया। उनको मुलाजमत के बंधन में जकड़ी ज़िंदगी पसंद नहीं थी, फिर भी 1939 में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर मुलाजमत की। 1 साल के बाद दिल्ली और फिर कुछ दिनों के बाद ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में तबादला करा लिया। लाहौर, दिल्ली और लखनऊ जैसे अदबी मकामात में रहकर उनकी ज़बान और बयान में निखार और उनकी अदबी ज़ौक़ व शौक़ में गैर मामूली इजाफ़ा पैदा हुआ। तो इन्होंने एमए तो किया था अंग्रेज़ी में, लेकिन रेडियो में लखनऊ और दिल्ली और दीगर जगहों पे जाने की वजह से उनकी ज़बान में बहुत सलासत और निखार पैदा हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने उर्दू ज़बान में अबूर हासिल किया। यहाँ से देखते हैं, कृष्णचंद्र ने इब्तिदा में अंग्रेज़ी ज़बान में लिखना शुरू किया, लेकिन फिर वो उर्दू में लिखने लगे। हुमायूं और अदबी दुनिया में उनकी कहानियाँ शाये हुई, और फिर वो सदा के लिए उर्दू के होकर रह गए। तो कृष्णचंद्र शुरू में वो अंग्रेज़ी में लिखते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनका रुझान उर्दू के जानिब बढ़ा तो फिर वो उर्दू ही को होकर रहेगा, और उर्दू में उनको काफ़ी शोहरत हासिल हुई। यहाँ से देखते हैं, उनके अफसानों को लाजवाल शोहरत हासिल हुई। उनके अफसानों को उर्दू अफसानों में इजाफ़ा तस्वूर किया गया, और कृष्णचंद्र उर्दू दुनिया की एक बेहद अहम अफसाना निगार बन गए। तो कृष्णचंद्र को पूरी दुनिया में माना जाता है, एक बहुत ही अच्छे अफसाना निगार की हैसियत वो रखते हैं। लखनऊ में क़याम के दौरान ही उनको शालीमार पिक्चर्स के जानिब से मुकालमे लिखने की दावत मिली, और वह इस्तीफ़ा देकर पूना चले गए। तो जब वो लखनऊ में रह रहे थे तो शालीमार पिक्चर्स के जानिब से उनको, यानी
उनकी जो अफसाने थे उस अफसाने के बुनियाद पर फ़िल्मी दुनिया में उनको दावत मिल गई थी कि वो आए अपने अफसाने लिखें और उस पर कुछ काम किया जाए। तो उनको जब इस तरह की दावत मिली तो वो इस्तीफ़ा देकर पुणे चले गए। फिर बाद में मुस्तकिल तौर पर मुंबई में सुकूनत अख्तियार कर ली। 1969 में हुकूमत हिंद की जानिब से उनको पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया। ये लाइन आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। ये लाइन आपके लिए बहुत अहम होने वाली है क्योंकि 1969 में उनको पद्म भूषण एजाज़ से नवाजा गया। पूछ सकता है कि 1969 में कृष्णचंद्र को कौन सा अवार्ड दिया गया, तो पद्म भूषण। या पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण एजाज़ कृष्णचंद्र को कब दिया गया। तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से घुमाकर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ से देखते हैं। और दूसरी कई इदारों की तरफ से भी उनकी अदबी खिदमात का एतराफ़ किया गया। कृष्णचंद्र की तकरीबन 80 किताबें शाये हुई। उन्होंने अफसानों के अलावा नावल, ड्रामे, रिपोर्टाज और मज़ामीन तहरीर किए, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत एक अफसाना निगार की है। उनके नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, दिल की वादियाँ सो गईं, एक गधे की सरगुज़श्त और आसमान रोशन है वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है। ये पूछा जा सकता है कि कृष्णचंद्र का पहला नावल कौन सा है, तो आपका जवाब होगा शिकस्त। या पूछा जाएगा कि शिकस्त कृष्णचंद्र का ये कैसा नावल है, तो कृष्णचंद्र का शिकस्त जो है पहला नावल है। तो किसी भी तरीके से सवाल बनाया जाए तो आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं तो उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। कृष्णचंद्र बुनियादी तौर पर एक रूमानी अफसाना निगार थे। उनकी ज़बान नहायत खूबसूरत और सुबुक थी, यानी उनकी ज़बान बहुत फ्लेक्सिबल थी, लचकदार थी। जो बोलते थे साफ बोलते थे और सलीस बोलते थे, और उसमें जादू जैसा असर था। कृष्णचंद्र अपनी खूबसूरत ज़बान और मेयारी तख्लीक़ात के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों के अलावा दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक की अहम ज़बानों में भी उनके अफसानों और नावलों के तर्जमे शाये हो चुके हैं। यूँ कह सकते हैं कि कृष्णचंद्र के जो नावल या अफसाने हैं वो आपके उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी के अलावा और दीगर ममालिक में जो ज़बानें चलती हैं उसमें भी उनकी ये किताबें या उनके ये अफसाने नावल्स शाये हुए हैं, ट्रांसलेट हुए हैं। तो ये अहमियत है कृष्णचंद्र के नावलों की। 8 मार्च 1977 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। तो तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात और कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे इंतकाल किया, ये बहुत अहम बन जाता है। तो ये लाइन भी आपके लिए काफ़ी ख़ास है। 8 मार्च 1977 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। तो ये आप याद रखिए कृष्णचंद्र के बारे में। अब देखते हैं पूरे चाँद की रात जो मुख्तसर अफसाना है उसमें से सवाल कहाँ कहाँ से बन सकता है उस पर हम नज़र डालते हैं। सवाल नंबर 1 देखते हैं। पुल के किनारे किनारे किस फल के पेड़ थे। आपका जो मुख्तसर अफसाना है पूरे चाँद की रात उसमें बयान किया गया है पुल के किनारे किनारे पेड़ के बारे में। तो पूछा जा रहा है कि वो पेड़ कौन से थे। आपके ऑप्शंस अलिफ में खुबानी, बा में है अखरोट और जिम में है बादाम। तो पुल के किनारे किनारे जिस फल का पेड़ था वो आपके थे बादाम के। तो ये जिम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो उसके वालिद उसे छोड़ने कहाँ तक आए थे। एक जुमला पूरा दिया गया, ये आपका कॉम्प्रहेंसिव जुमला है, तफहीमी जुमला है। ये हूबहू नहीं दिया हुआ इस तरह, बल्कि ये सवालिया के शक्ल में इसको बदल दिया गया। पूछा जा रहा है कि लड़की जब लड़के से मिलने आ रही थी तो उसके वालिद उसे छोड़ने कहाँ तक आए थे। आपके ऑप्शंस अलिफ में झील तक, बा में सड़क तक और जिम में पगडंडी तक। तो 2 का जो सही जवाब है वो आपका है पगडंडी तक, यानी जिम इसका सही जवाब होगा। लड़की के वालिद पगडंडी तक छोड़ने के लिए आए थे। 3 नंबर देखते हैं। लड़की के घर के आंगन में किस फल का पेड़ था।
पूछा जा रहा है कि लड़की जिस घर में रहती थी उस घर के आंगन में किस चीज़ का पेड़ था। आपके ऑप्शंस अलिफ में अनार, बा में खुबानी का, जी सेब का। तो सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब है वो आपका है खुबानी का, यानी बा इसका सही जवाब होगा। लड़की के घर में खुबानी के फल का पेड़ था। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, लड़की और लड़के ने मिलकर साथ साथ कितने भुट्टे खाए थे। लड़की और लड़के ने मिलकर साथ साथ कितने भुट्टे खाए थे। आपके ऑप्शंस अलिफ में 1, बा में 3, जीम में 2। तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब है वो आपका है 1, यानी लड़की और लड़के दोनों मिलकर एक ही भुट्टे खाए, तो अलिफ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 5। लड़का 48 साल के बाद जब लड़की से मिलने घर में दाखिल होता है तो एक जवान औरत अपने खाविंद को खाना दे रही थी। वह जवान लड़की की कौन थी, यानी उस लड़की की वो औरत कौन थी, रिलेशन पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 5 में जो ऑप्शंस हैं अलिफ में माँ, बा में बहू, जी में बहन। तो सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब है वो औरत उस लड़की की बहू थी, तो ये रिलेशन के हिसाब से बा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप चाह रहे हैं कि इस तरह की वीडियोस बनाए जाएं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए और लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाएं ताकि तमाम सहूलियात आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।